पिछले क्लासेस में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेफिनेशन पढ़ा, उस ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ा, डायपोल की वजह से पोटेंशियल पढ़ा। आज हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या रिलेशन है। तो ये मैं शायद पहले भी आपको बता रखा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ पोटेंशियल ग्रेडियंट, मीन्स ये हम डेल्टा वी बाई डेल्टा आर कहते हैं, है ना। ये रिलेशन अगर आपको पता नहीं है तो मैं फिर बता दूं कि अगर पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, के क्यू बाई आर। अब अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं विथ रिस्पेक्ट टू आर तो ये क्या आ जाएगा आपका माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो ये वैल्यू हो गई माइनस ई, तो ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। ठीक है, ये रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में। अब आप देखिए कि पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वेक्टर है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये भी आपका वेक्टर होगा, है ना। तो अगर यहां से मैं पोटेंशियल के रिलेशन बनाऊं डेल्टा वी के लिए, तो ये क्या दिखेगा मुझे, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। अब ये दोनों वेक्टर है तो वेक्टर प्रोडक्ट, और लेकिन ये है स्केलर, तो वेक्टर का कैसा प्रोडक्ट लें कि स्केलर हो जाए, तो ऑब्वियसली ये स्केलर प्रोडक्ट होगा, है ना। ई डॉट डी आर और इसका नेगेटिव लेंगे तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। डेल्टा वी स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये मोर प्रिसाइसली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि पोटेंशियल इज इंटीग्रल स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोजीशन वेक्टर। ये वैल्यू आ गई, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होते हैं। तो पहले अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर हम आगे चलेंगे। फाइन, तो अब हमें ये देखना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है क्या, आप लोग नोट भी करते जाएं। इक्विपोटेंशियल सरफेस एक टॉपिक है आपके सिलेबस में, इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसा ये नेम है आपका इक्विपोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल सेम होना चाहिए, ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो, है ना। तो ऐसा सरफेस या प्लेन जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो, वो सरफेस या प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। समझ में आई बात, मैं एक बार फिर बोल देता हूँ। ऐसा सरफेस या प्लेन जिसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो जाए, तो ऐसे सरफेस या प्लेन को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे। अब इक्विपोटेंशियल हो गया तो अब इस फॉर्मूले को देखो ध्यान से, ये डेल्टा वी आपकी पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए डेल्टा वी क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि पोटेंशियल सेम होनी है, हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है। तो किसी भी दो पॉइंट का अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा आपका, 0। अब जैसे ही डेल्टा वी 0 आ गया तो अब डेल्टा वी की जगह इस फॉर्मूले में हम 0 पुट कर दें, क्या मिलेगा, ई डॉट डी आर। अब ये दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट है, तो ए डॉट बी 0 कब होती है, जब इन दोनों के बीच एंगल कितना हो, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कहने का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर हो गया डी आर का। डी आर क्या आपका, दो पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। तो इससे क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर अगर हम कोई प्लेन लेंगे तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। मतलब अगर मैं ग्राफ बना दूं इसका, तो आप ऐसे देखें
जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और ये पैरेलल लाइंस है, तो मैंने शो कर दिया कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब इसके परपेंडिकुलर है ना, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही है और यहाँ पे मैं ऐसे एक प्लेन रख दूँ है ना, कर्टेन, मान लो कोई पर्दा ऐसे आ गया, तो उस प्लेन को मैं ऐसे शो कर सकता हूँ। अब ये जो प्लेन है ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे क्या आ गया, आपका परपेंडिकुलर हो गया। इस प्लेन में कोई भी दो पॉइंट ले लो, उनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट dr होगा वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। यहाँ आपको देखने में समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ऐसे बना सकता हूँ मैं। कोई प्लेन इस तरह से है, ये प्लेन इस तरह है और इस पे दो dr ऐसे आएगा है ना, यूँ आएगा, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, और ये एक प्लेन है, सरफेस है, ये यूँ खड़ा है। तो ये dr जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, तो इस पर परपेंडिकुलर हुआ है ना। तो कहने का मतलब अगर कोई प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हम बना दें तो ये क्या कहलाएगा, आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस है ना। इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस पे पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। तो ऐसे जितने भी हम प्लेन बना लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, सारे क्या हो जाएंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। ये भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ये भी इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस है। कहने का मतलब इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। नोट कीजिए। अब हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी of a system of charges, of a system of charges। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, ये पढ़ना है। या आप ऐसे कह सकते हो कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस है। इलेक्ट्रोस्टैटिक को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं। अब इसमें हमें करना क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको ऐसे समझा दूं कि पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है, अगर मैं डेफिनेशन यूज़ कर लूँ, बाय डेफिनेशन पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय मूविंग चार्ज। तो वर्क डन क्या हो गया आपका, Q इंटू पोटेंशियल। अब ये जो वर्क डन है यही आपका पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, है ना। तो अब जब हम ये डेफिनेशन यूज़ करते हैं तो इसमें ये Q क्या है आपका, मूविंग चार्ज, है ना। और ये पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल तो इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट की पोटेंशियल होती है। तो अब मैं ऐसे इसको समझाऊं आपको कि मान लो यहां पर कोई चार्ज है Q1, ठीक है। ये सोर्स चार्ज है, मतलब ये रेस्ट पर है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रही है, हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है। तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट है P, है ना। P इज अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज Q1, है ना। P जो है Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट है। तो इस पॉइंट की पोटेंशियल क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एट पॉइंट P
इज के क्यू वन बाई यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस आएगी आर, के क्यू वन बाई आर, ये पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज आ गया। अब मान लीजिए यहाँ पर तो कोई सिस्टम चार्ज का दिख नहीं रहा है, सिर्फ एक चार्ज है, तो उसकी यहाँ पे पोटेंशियल आ रही है। अब मान लो मैं बाहर से कोई दूसरा चार्ज ले आऊँ Q2, ये Q2 है, इसको ये उठा के मैं यहाँ ले आया, इस पॉइंट पे ले आया, तो जैसे ये चार्ज यहाँ आ जाएगा तो Q1 और Q2 मिलकर एक सिस्टम बना लिया। अब जैसे ये सिस्टम आ जाएगा तो इनके नेचर के अकॉर्डिंग इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, या तो Q2 इसकी वजह से रिपेल हो जाएगा या अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे मोशन कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम ये देखेंगे कि r डिस्टेंस पे जब दो चार्ज हैं तो इस पोजीशन में रहते हुए Q1 और Q2 ने एक सिस्टम बना लिया। अब जब ये सिस्टम में है, इसी डिस्टेंस पर है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो हम ये देखेंगे कि ये Q2 तो पहले यहाँ था नहीं, यहाँ पे पोटेंशियल थी आपकी Vp, ये Q2 को यहाँ लेके गए, तो Q2 को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में हमने वर्क किया, तो वो वर्क डन क्या हो जाएगा, मूविंग चार्ज Q2 है ना, जिसको मूव कर रहे हैं उसी पे तो वर्क डन होगा ना, तो वर्क डन ऑन Q2, तो Q2 मल्टीप्लाई जहाँ पे ला के रख रहे हो वहाँ का पोटेंशियल एट P, ये वर्क डन हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ वैल्यू डाल देते हैं Q2 और Vp क्या हो गई आपकी के Q1 बाई आर, तो वर्क डन निकला आपका के Q1 Q2 बाई आर, है ना, यही वर्क डन आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो गई। तो हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ system of two charges Q1 and Q2 separated by distance r, r is given as, मतलब ये जो वर्क डन है यही पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका के Q1 Q2 बाई आर, है ना। अगर आपने नोट कर लिया तो बढ़िया, मिटा रहा हूँ। अब यही पोटेंशियल एनर्जी में के कूलम्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू डाल देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर। ठीक है, ये दो चार्ज की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आई, मतलब सिस्टम की। कैसे किया, कैसे इवैल्यूएट हुआ, ये आपने देख लिया। जो डाउट होगा आप लोग व्हाट्सएप पे भेज देना, अभी समझिए। अब इसको न्यूमेरिकल बनाने में हम अप्लाई कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। अब मान लीजिए आपके पास इस तरह से एक पेयर आ गया, है ना। मान लो ये ट्रायंगल है, इसके 3 वर्टिसेस हैं A, B एंड C। ये ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, इनके 3 साइड्स हो गए A, B, C। A पे मान लेते हैं चार्ज है हमारा Q1, B पे चार्ज है आपका Q2 और C पे चार्ज है आपका Q3। मतलब Q1, Q2 एंड Q3 are 3 charges placed at vertices of a triangle ABC whose sides are A, B and C। मतलब हमने क्या किया, कहीं से 3 चार्ज को लाया और इस तरह से सिस्टम बना दिया कि ये तीनों ट्रायंगल का वर्टिसेस बन गया।
अभी जो वर्टिसेस बना ट्रायंगल का, तो इसकी साइड ए बी सी हो गई, है ना। पोटेंशियल एनर्जी चार्ज को एक जगह लाके असेंबल करने से ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मतलब हम चार्ज को ला के जिस शेप में रखना चाहे रख सकते हैं, उसको असेंबल कर सकते हैं। तो जब वो सिस्टम बन जाएगा तो वहाँ पे उस सिस्टम की अपनी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। असेंबल करने में जो हमें वर्क करना पड़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट या उसके लॉन्ग, वही वर्क डन आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इस ट्रायंगल कॉन्फ़िगरेशन में देखो, मुझे इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बताना है। तो आपने पढ़ा क्या है, दो के लिए फॉर्मूला है K/Q1 Q2 बाई R। तो पोटेंशियल एनर्जी जैसे मैं यहाँ पे सिस्टम में लगाऊं, तो मुझे यहाँ पे पेयर बनाना पड़ेगा, है ना। कौन कौन से पेयर बन सकते हैं वो देखो, 3 चार्जेस है, 1 2 और 3। तो पहला पेयर बनेगा 1 2, 1 2 का पेयर बना, फिर 1 3, है ना, 1 3। मतलब जितने पेयर पॉसिबल हो सकते हैं हम उतना बनाएंगे। तो 1 से 2, 1 से 3, है ना। अब हम आगे चलते हैं, और कितना पेयर बनेगा, 1 का काम हो गया, अब 2 से लो। तो दूसरा पेयर हम क्या ले सकते हैं, 2 1 2 3, ये ले सकते हैं, है ना, 2 1 और 2 3, यही 2 पेयर बनेंगे। अब आप ये देखिए, रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। जैसे पहला पेयर आपका था U1 2, अब यहाँ पे फिर आ गया 2 1, तो ये 1 2 2 1 एक ही पेयर तो है, तो ये हम नहीं लेंगे, ये वाला काउंट नहीं होगा। सारे यूनिक पेयर होने चाहिए। तभी मैंने 1 से 2 पेयर बनाया, 2 को लेकर के भी 2 पेयर बनाया और देखा कि ये कॉमन आ गया तो इसको हटा दिया। फिर तीसरे से पेयर बना, तीसरे से पहला पेयर क्या बनेगा, 3 1, फिर 3 से दूसरा पेयर क्या बनेगा, 3 2, है ना। अब फिर मैच करोगे कहीं कोई रिपीट तो नहीं हुआ। देखो ये 2 3 है और ये 3 2 है, दोनों सेम पेयर है, तो ये भी काउंट नहीं होगा। कहने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम आपका क्या निकल के आया यहाँ पर, मैक्सिमम पॉसिबल पेयर क्या बनी, U12 प्लस U13 प्लस U31, ये भी और ये भी तो पेयर ही है ना, ये भी हट गया। U12 U13 U21 U23 U31 U32, है ना। तो सेम पेयर का हमें रिपीट नहीं लेना है। तो आपका फिर क्या दिखा मुझे, सिर्फ 1 2 से ही पेयर बन रहा है। ठीक है, मतलब सिर्फ यही 2 पेयर का रह गया। अब इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी, K/Q1 Q2 बाई ये डिस्टेंस कितना हो गया हमारा, C। बात समझ में आया। दूसरा, ये एक ऐसा एग्जांपल मैंने लिया कि थोड़ा यहाँ पे मुझे सारा कट गया हमारा। अब एक दूसरा पेयर लेते हैं, उसमें क्लियरिटी आएगी। जैसे हम स्क्वायर ले लें, कोई एक स्क्वायर ले लो, ये स्क्वायर के सारे साइड इक्वल होंगे। मान लो ये R हो गया, R हो गया, R हो गया, R हो गया, तो ये हो गया A B C D। यहाँ पे हम चार्ज रख देते हैं Q, यहाँ पे चार्ज रख देते हैं Q2, यहाँ पे चार्ज रख देते हैं Q3 और यहाँ पे चार्ज रख देते हैं Q4। ठीक है, अब सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बताना है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, पहले 1 से स्टार्ट करो, 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 आ गया। 1 से मैंने सारे पेयर बना लिए, 1 2
खुद का खुद से पेयर नहीं बनेगा, 1 1 पेयर नहीं बनेगा, तो 1 2 1 3 1 4 पेयर आ गया। फिर 2 से पेयर बनाते हैं, तो 2 1 2 2 2 2 तो आएगा नहीं क्योंकि सेम पेयर नहीं बनेगा, 2 3 प्लस 2 4, है ना। तो 2 पहले से 3 पेयर बने, सेकंड से भी 3 पेयर बने, उसके बाद थर्ड से पेयर बनाते हैं, तो 3 1 प्लस 3 2 प्लस 3 4, 3 3 तो नहीं होगा, 3 4 सेम पेयर नहीं बनता है, ये बना लिया। अब हम 4 से पेयर बनाते हैं, तो 4 1 प्लस 4 2 प्लस 4 3, है ना। ये सारे पेयर्स मैंने लिख दिए पोटेंशियल एनर्जी के लिए, इसको नोट करो फिर बता रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखेंगे कि कोई पेयर रिपीट तो नहीं हुआ है। जैसे ये 1 2 है, 2 1 है, तो ये हटा दो, है ना। फिर आगे जाओ, 2 3 2 3 को इसको उल्टा करके देखो, 3 2 हो सकता है तो ढूंढो, 3 2 यहाँ पर है, ये भी नहीं होगा, एक रखेंगे, है ना। हमें एक रखना है, जैसे 1 2 में 2 1 है तो एक हटा देंगे, एक रखेंगे। 2 3 3 2 2 है, एक हटा दो। अब आ जाओ 2 4, इसको उल्टा करके देखो, 4 2 यहाँ पर है, ये भी हट गया। उसके बाद अब आ जाओ यहाँ पर 3 1, अगर मैं इसको उल्टा करूँ तो 1 3 आएगा, ये 1 3, तो कोई एक हटा दो, इसको हटा दो, ठीक है, एक हटेगा। उसके बाद दोनों नहीं हटा देना है, एक हटेगा। उसी तरह से अब यहाँ पर है 3 4, इसको उल्टा किया, 4 3 4 का उल्टा 4 3 4 3, तो इसको हटाओ, है ना। इतने हट गए। मैं फिर से बताता हूँ आपको क्या हटाना है। हो सकता है ट्रायंगल मुझे फिर से बताना पड़े आपको, है ना। पहले इसको सीख लेते हैं फिर बताऊंगा। देखिए ये सारे पहला काम था आपको पेयरिंग बनाना, पेयर बन गया, सबका पेयर बना लिया। अब मुझे रिपीटेशन हटानी है, तो पहले लाइन को तो बिल्कुल छोड़ दो, इसको कुछ मत करो, दूसरे लाइन में आ जाओ। जैसे 2 1 है तो इसको उल्टा करके देखो, 2 1 का उल्टा 1 2 ऑलरेडी यहाँ पर है, इसका मतलब ये पेयर नहीं होगा, है ना। 2 3, इसका उल्टा करो, 3 2 यहाँ पर है, तो ये वाला पेयर नहीं होगा, एक रखेंगे एक नहीं रखेंगे। अब आ जाओ यहाँ पर 2 4 का उल्टा करते हैं तो 4 2 आएगा, तो 4 2 ये वाला पेयर है, इसको हटा दो, तो सेकेंड लाइन का काम भी हमारा हो गया, रिपीटेशन हटा दी। अब थर्ड लाइन में चलते हैं, 3 1, इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 1 3, तो 1 3 यहाँ पर है, तो मतलब ये वाला पेयर नहीं होगा। 3 4, है ना, इसको उल्टा करो तो 4 3 आएगा, यहाँ 4 3 है, तो मतलब इसको हटा दो, एक पेयर रहेगा, इसका भी काम हो गया। अब आ जाओ U 4 1, इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा हमारा 1 4 यहाँ है, मतलब ये पेयर भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम हमारा क्या निकल के आ रहा है, U 1 2 U 1 3 U 1 4 प्लस U 2 3 प्लस U 2 4 प्लस U 3 4, है ना, ये सारे आए। अब इसको हटा दीजिए अगर आपने नोट कर लिया, है ना। यही आपका पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम में आ गया, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम निकालने का तरीका ऐसे ही आ गया। मैं फिर लिख देता हूँ 1 2 1 3 1 4, है ना, 2 3 2 4 प्लस 3 4, ये आ गया। अब फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, ये तो हमने पेयरिंग करके निकाल लिया कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम की। दो पेयर का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है
के Q1 Q2 बाई आर, ये आर क्या है, Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस। तो जब हम यहाँ पर 1 2 का लिखेंगे तो 1 2, ये 1 2 चार्ज क्या है, Q1 Q2 बाई इनके बीच का डिस्टेंस r, चूंकि स्क्वायर है तो सारा डिस्टेंस तो सेम ही होगा। फिर 1 3 का लो, ये 1 है और ये 3 है, तो इसकी तो K Q1 Q3 डिवाइड बाय इन दोनों के सेंटर का डिस्टेंस, मतलब ये दो चार्ज के सेंटर का डिस्टेंस। तो अगर आप इसको मिला दो तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, r है, तो ये कितना आ गया आपका r√2, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे r√2, है ना, प्लस इसका हो गया, इसका हो गया। अब आ जाओ 1 4, तो 1 4 ये है, इनके बीच का भी डिस्टेंस r है, तो हम क्या लिखेंगे, K Q1 Q4 बाई r, ठीक है, ये भी हो गया। अब क्या बचा हमारे पास 2 3, तो K 2 और 3, तो 2 पे चार्ज है Q2, 3 पे चार्ज है Q3, डिवाइड बाय ये डिस्टेंस क्या हो गया r, प्लस, है ना। अब क्या लेना है मुझे, 2 4, तो 2 और 4 इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, फिर r√2 है, तो क्या होगा, K Q2 Q4 बाई r√2, पेयरिंग चल रही है, ये भी हो गया। अब क्या बचा हमारा 3 4, तो 3 4, ये 3 है और ये 4 है, तो इसका क्या आएगा हमारा, K Q3 Q4 बाई r, ठीक है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम होगी। अब मैं ये डायग्राम हटा देता हूँ। अब देखो इन सब में क्या कॉमन ले सकते हो आप, K बाई आर, K बाई आर, K बाई आर सब में, तो हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम निकालने के लिए K बाई आर कॉमन ले लेंगे, है ना। और मैं यहाँ से ये 2 लाइन हटा रहा हूँ। अब क्या बचेगा आपके पास यहाँ पर, Q1 Q2 प्लस ये हो गया Q1 Q3 प्लस, अच्छा यहाँ Q1 Q3 बाई √2 है, Q1 Q3 बाई √2, फिर Q1 Q4 बाई, ये r तो हमने बाहर ले चुके हैं, ये भी हो गया। फिर Q2 Q3 बाई r, तो K बाई r तो बाहर जा चुका है, Q2 Q3, है ना, फिर प्लस Q2 Q4 बाई √2, Q2 Q4 बाई √2 प्लस, अब लास्ट में क्या बचा हमारा, Q3 Q4, ठीक है। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम निकालने का तरीका है। अब अगर थोड़ी देर के लिए मानो कि सारे चार्जेस सेम होते, अगर मैं ये कह दूं यहाँ पर कि सारे चार्ज सेम है, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, Q1 इजकल टू Q2 इजकल टू Q3 इजकल टू Q4 इजकल टू Q, अगर ऐसा हो मान लेते हैं, तो क्या होगा, ये सारा Q स्क्वायर हो जाएगा, सारा Q स्क्वायर, तो कितने Q स्क्वायर हो गए, 1 2 3 4 5 6, कॉमन लेंगे तो एक ही आएगा ना, तो K Q स्क्वायर बाई R, यहाँ क्या बच जाएगा 1, तो ये 1, देखो ये 1 बचेगा, ये 1 बचेगा, ये 1, ये 1 और ये 1, है ना। तो √2 वाला छोड़ दो, अब कितना बचा, 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे लिख दो 4, समझ में मैं क्या कर रहा हूँ, 4 हो गया, मतलब 1 + 1 + 1 + 1 4 हो गया। अब 1 बाई √2 1 बाई √2 क्या हो गया, ये 2 बाई √2, ठीक है। 2 बाई √2 को आप √2 लिख सकते हैं, तो फिर ये हो जाएगा K Q स्क्वायर बाई R ब्रैकेट 4 + √2,
ये फाइनल आंसर हो गया। तो न्यूमेरिकल में बनाने में मुझे इसी मेथड का अप्लाई करना है। ट्रायंगल का मैं फिर से करके देखता हूँ, वहाँ पे कुछ मुझे लगता है गलत हो गया है। ये स्क्वायर का सही है, ठीक है, बिल्कुल सही बना। चलिए नोट कीजिए, फिर से ट्रायंगल का पेयर बताते हैं आपको। क्वेश्चन में एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, तो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव रखेंगे, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव रखेंगे, ठीक है। मतलब उसकी वैल्यू रखनी है जितनी है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव। चलिए नोट कर लिया। ट्रायंगल पे देखते हैं। जैसे ये ट्रायंगल ले लिया, अब ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है। मान लो सारे डिस्टेंस सेम ही है थोड़ी देर के लिए। ये एक सिस्टम बन गया, मैंने चार्ज को लाके असेंबल कर दिया, ट्रायंगल का वर्टिसेस पर है। अब इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, तो हम क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम पेयर बनाएंगे। पहला पेयर बनेगा 1 2, 3 है ना, 1 2 3, तो पहला 1 2 बना, फिर 1 3 बना, फिर 1 का काम हो गया। अब 2 से लेते हैं, 2 1 प्लस 2 3। अब 3 से लेते हैं, क्या हो जाएगा, U3 1 प्लस U3 2, है ना। 6 पेयर बन गए। अब देखिए 1 2 पहला है, इसका अगर हम उल्टा करेंगे तो 2 1 आएगा, ये वाला, तो इसको हटा दो, एक रखो। 1 3 इसका उल्टा कर दें तो 3 1 आएगा, तो एक हटा दो। दोनों नहीं हटाना है, एक हटेगा। अब जैसे 2 3 है, अब यहाँ पर क्या रहा आपका, इसका उल्टा करेंगे तो 3 2, एक हट गया। समझ में मैंने बताया क्या किया, 2 पेयर सेम आएंगे, एक हटा देना है, एक रखना है। तो अब देखो पहले गलत हो गया था, तो अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम एक्यूरेटली क्या आ रहा है, 1 2 प्लस 1 3 प्लस 2 3, ये आएगा, ये बिल्कुल सही जा रहा है, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम निकालने के लिए हम ये देखेंगे, इसकी वैल्यू डाल दो, तो K Q1 Q2 बाई 1 2 के बीच का डिस्टेंस R, तो समझ में आएगी आपको, Q1 Q3 बाई R प्लस K Q2 Q3 बाई R। अब इसमें जो भी रिलेशन होगा उसको कैलकुलेट करेंगे, हमारी पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी of an electric dipole in a uniform electric field. Electrostatic potential energy of an electric dipole in a uniform electric field, मतलब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें किसी डायपोल को रखा गया है,
तो डायपोल में भी तो दो चार्ज है ना, एक माइनस क्यू चार्ज और एक प्लस क्यू चार्ज, तो वो डायपोल भी एक चार्ज का सिस्टम हो गया। तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम डायपोल रखेंगे तो उस डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो अभी जो आपने पढ़ा था कि Q1Q2/R कर देंगे, ऐसे नहीं आएगा। कहने का मतलब हम जो डेरिवेशन पढ़ने जा रहे हैं उसमें डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, और डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर, है ना। ये हम प्रूफ करेंगे। P क्या आपका डायपोल मोमेंट, E क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नीट्यूड के टर्म में देखो तो ये हो जाएगा PE cos थीटा। हमें ये रिलेशन डिराइव करना है, मतलब एक डिज़ाइन थ्योरी है कि डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में बतानी है। ठीक है, अब इसको देखेंगे कि ये आता कैसे है। चलिए, समझ में आया। तो सबसे पहले एक डायग्राम बनाओ। इस डायग्राम पर ध्यान दो, हमें करना क्या है। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म पैरेलल लाइंस होगी, बिल्कुल यूनिफॉर्म पैरेलल लाइन बना लीजिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। अब यहाँ पर एक डायपोल आ गया, ये इस डायपोल का नाम दे दो ए बी। ए पे हम रख देते हैं माइनस क्यू चार्ज और बी पे रख देते हैं प्लस क्यू चार्ज। तो ये डायपोल का सिस्टम हो गया, माइनस क्यू चार्ज एंड प्लस क्यू चार्ज। इसकी डायपोल मोमेंट किधर काम करेगी, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। ये डायपोल मोमेंट हो गया। तो डायपोल मोमेंट जो वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर क्वांटिटी है, उसके बीच में यहाँ देखो कुछ एंगल है, वो एंगल मान लेते हैं थीटा। ठीक है, अब डायपोल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया, ये आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है। अगर मैं ऐसे लिख दूं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये यूनिफॉर्म है, तो इस डायपोल में दो चार्ज है। आपने पढ़ रखा है कि प्लस क्यू जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा, मतलब प्लस क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एक रिपल्सिव फोर्स लगेगी, और माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा, मतलब माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगी। सिंपल सी बात है, आप ऐसे समझो। अब मान लो ये कोई बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी बाहर जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम कोई ये मान लो यही वाला प्लस क्यू चार्ज यहाँ आ जाए, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब ये प्लस क्यू किधर जाना चाहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बाहर हो जाएगा, रिपेल हो जाएगा। तो ये रिपेल जब होगा तो इस टाइम इसमें फोर्स कितना लगेगा, क्यू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। अब इसी माइनस क्यू में, सॉरी इसी प्लस वाले फील्ड में ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर लग रही है और माइनस क्यू चार्ज आ जाए, तो ये माइनस क्यू तो इस प्लस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। तो माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट चलती है। क्यों, यहाँ पे एक फोर्स लग जाएगा क्यू ई अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम कह सकते हैं कि इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही आपका इलेक्ट्रिक डायपोल आएगा और ये इस पोजीशन में रखी हुई है, तो एक फोर्स ऐसे लगेगा क्यू ई, और माइनस क्यू पे इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा क्यू ई, है ना। एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर। तो अब ये समझ जाओ, यही मान लो डायपोल है आपका। थोड़ी देर के लिए इस पे एक फोर्स ऐसे लग रहा है और एक फोर्स ऐसे लग रहा है। क्या होगा, इधर से खींचेंगे, इधर से खींचेंगे, ये ऐसे घूमने लग जाएगा। मतलब डायपोल जो है अपने सेंटर के अबाउट यूं घूमने लग जाएगी। ये डायपोल मोमेंट है। तो जैसे ही डायपोल ऐसे घूमने लगेगा तो इस पर एक टॉर्क लगेगा। घूमने के लिए टॉर्क होना जरूरी है। अगर कोई बॉडी घूम रही है या रोटेट कर रही है, इसका मतलब वहां पे टॉर्क है। टॉर्क कैन रोटेट अ बॉडी, है ना। ये डायपोल का मान लो इनिशियल पोजीशन है, प्लस क्यू चार्ज, तो ये इधर एक फोर्स लगा प्लस क्यू ई, और इस पे माइनस क्यू चार्ज है, तो इधर एक फोर्स लगा माइनस क्यू ई।
तो हम क्या कह सकते हैं कि इस डायपोल पे, जो डायपोल है हमारा ए बी, इस पे पहली चीज तो कि नेट फोर्स जीरो हो गया। एक्स एक्सिस में एक फोर्स लग रहा है क्यू ई और एक नेगेटिव एक्स एक्सिस में फोर्स लग रहा है क्यू ई, तो नेट फोर्स क्या हो गया आपका, इक्वल और अपोजिट फोर्स सम किया जीरो। तो नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रिक डायपोल in a uniform electric field is जीरो। नेट फोर्स जीरो हो गया। अब ये घूम रहा है, नेट फोर्स जीरो है लेकिन डायपोल घूमना शुरू कर दिया। इसका मतलब अब नेट फोर्स कितना होगा, अब अगर हम नेट फोर्स तो जीरो हो गया, घूमने के लिए टॉर्क चाहिए, तो वो टॉर्क हम कैसे निकालेंगे। टॉर्क मैंने पढ़ा रखा था आपको, वो होता है P क्रॉस E, है ना। तो टॉर्क एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रिक डायपोल, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय एन इलेक्ट्रिक डायपोल in a uniform electric field, है ना। इस टॉर्क को हम क्या लिखेंगे, डायपोल मोमेंट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आ जाएगा, ये वेक्टर है, तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लूं तो ये हो जाएगा PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा है तो मैं फिर से बता देता हूँ। इस वक्त देखो, आपको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तभी निकलेगी जब आप वर्क डन निकालोगे, जो वर्क डन होगा वही आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा। इतना तो क्लियर है। अगर हम लीनियर मोशन में देखें, यहाँ तो रोटेशन हो रहा है ना, यहाँ पर एक्चुअली डायपोल रोटेट कर रही है, तो ये रोटेशनल मोशन है और डायपोल रोटेट करेगी भी। तो अब बात आता है वर्क डन। तो वर्क डन कैसे निकालते हैं, जैसे आप dW को हम क्या लिख सकते हैं, F इंटू डी एक्स, है ना। तो ये फोर्स के लिए अप्लाई है, मतलब जब आप ये फॉर्मूला लगा रहे हैं बॉडी, इसका मतलब है कि बॉडी जो है स्ट्रेट लाइन में चल रही है, राइट। तो जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलेगी तो वर्क डन हो गया dW F इंटू डी एक्स, और फिर इंटीग्रेट करो, ये वैल्यू आ जाएगा। तो ये चीज़ तो यहाँ लगेगा नहीं, यहाँ बॉडी घूम रही है, तो रोटेशन में नेट फोर्स तो जीरो है यहाँ पर डायपोल पे, तो फोर्स की जगह कौन क्वांटिटी ले लेगा, टॉर्क। और ये जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है इसकी जगह क्या ले लेगा आपका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। तो F की जगह टॉर्क आएगा, dx की जगह डी थीटा आएगा, और ये वर्क डन ही रहेगा। मतलब ये लीनियर मोशन के लिए हम अप्लाई करते हैं और ये रोटेशन के लिए वर्क डन अप्लाई करते हैं। समझ में? तो यहाँ पे डायपोल का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, जो वर्क घूमते हुए जो वर्क डन होगा वही पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो हमें अप्लाई करना होगा आप W इजकल टू टॉर्क डी थीटा, है ना। ठीक है, नोट कीजिए, मैं मिटाऊंगा, फटाफट नोट करो। ठीक है, मिटाएं। तो अब आप ये देखिए,
मान लो ये डायपोल की इनिशियल पोजीशन थी, मतलब जब ये जो डायग्राम है हमारा, इसमें यहाँ पे डायपोल मोमेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ये वाली लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन हो गई और ये डायपोल मोमेंट की लाइन है, ये डायपोल मोमेंट वेक्टर P और ये आ रही है आपकी लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, है ना। ये लाइन ऐसे पास की सारी पैरेलल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जैसे ही डायपोल मोमेंट इस पॉइंट जैसे क्रॉस करेगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है, यहाँ पर ये इनिशियल एंगल मान लीजिए क्या है आपकी θ1, इनिशियल एंगल θ1 है। अब ये डायपोल को रोटेट किया, है ना, डायपोल को रोटेट किया। अब वर्ड क्या मैं बोल रहा हूँ, डायपोल को रोटेट किया, डायपोल खुद से रोटेट ऐसे करने लग जाएगी। तो जब खुद से रोटेट कर रही है तो एक्सटर्नल वर्क नहीं लग रहा, बात समझ में आ रहा है। अगर ये डायपोल यूं खुद ही रोटेट करने लग गई तो हम कुछ वर्क नहीं कर रहे हैं। अगर मान लो मुझे डायपोल ऐसे से रोटेट कर रही है और इस डायपोल को मुझे यूं रोटेट कराना है, तब मुझे वर्क करना पड़ेगा, है ना। मतलब एक्सटर्नल वर्क रिक्वायर्ड टू रोटेट डायपोल अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड और अगेंस्ट द टॉर्क। ये बात समझ में आई। तो अब मान लो कि इस डायपोल को अगर मैं ऐसे उल्टा घुमाने के लिए वर्क करूं तो इसकी पोजीशन चेंज होगी। ये डायपोल अब ऐसे आ गया, ये A डैश और ये B डैश, समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं। अब जो यहाँ पे एंगल होगा ये वाला, ये एंगल हो गया θ2। मतलब डायपोल की इनिशियल ओरिएंटेशन थी θ1 और फाइनल ओरिएंटेशन हो गई θ2। तो वर्क डन क्या करना पड़ा मुझे, वर्क डन इन रोटेटिंग द इलेक्ट्रिक डायपोल from θ is equal to θ1 to θ is equal to θ2 against the torque is given by, है ना, क्या होगा, तो ये वर्क डन होगा आपका इंटीग्रल टॉर्क डी थीटा। अभी बताया था ना वही फॉर्मूला। अब यहाँ पे θ1 to θ2 लग जाएगा। अब देखिए टॉर्क की वैल्यू डाल दीजिए, क्या होता है P sin थीटा डी थीटा। डायपोल एक सिस्टम है, इसका चार्ज चेंज नहीं हो रहा, एक या तो माइनस क्यू चार्ज है या फिर प्लस क्यू चार्ज है, ये कहीं चेंज होना नहीं है। डायपोल की लेंथ भी चेंज नहीं होने वाली है। मतलब डायपोल मोमेंट जो आपने पढ़ा है P इज इक्वल टू 2AQ, इसमें ना तो Q चेंज होगा ना इसका डायपोल लेंथ चेंज होगा, मतलब डायपोल मोमेंट कांस्टेंट है। और इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने पहले ही यूनिफॉर्म ले रखा है, तो इस इंटीग्रल से P और E बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोग जीनियस हैं, आप लोग को अब क्या बताना, आप तो फाइनल पहुंच ही गए, है कि नहीं। तो PE बाहर आया और क्या रह जाएगा अंदर, साइन थीटा डी थीटा, लिमिट आ जाएगी θ1 to θ2। अब साइन थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस थीटा, सही कह रहे हैं ना, मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है साइन थीटा, सॉरी माइनस साइन थीटा, है ना। तो ये डी थीटा इधर जाएगा, हाँ ठीक है। तो साइन थीटा डी थीटा की इंटीग्रेशन होगी माइनस कॉस थीटा, मतलब वर्क डन इज इक्वल टू P माइनस कॉस थीटा θ1 to θ2। ये माइनस बाहर ले लो,
तो वर्क डन क्या निकल के आएगा आपका, माइनस पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, है ना। डायग्राम का काम नहीं है, मैं हटा देता हूं इसको। ठीक है, ये वर्क डन हो गया। मतलब कॉस के टर्म में आएगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये एंगल की फाइनल पोजीशन है और ये एंगल की इनिशियल पोजीशन है। अब यही वर्क डन आपकी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, दिस वर्क डन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। तो माइनस पी कॉस फाइनल थीटा माइनस इनिशियल थीटा, ये फॉर्मूला हो गया। किसी किसी बुक में ना ये प्लस कर दिया गया होगा, तो अगर ये प्लस करेंगे तो ये इनिशियल हो जाएगा और ये फाइनल हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखो, माइनस ही रखो बाहर, आप माइनस बाहर रखो और अंदर में फाइनल माइनस इनिशियल। अब मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और डायपोल पहले जो है पैरेलल है, न्यू है, नहीं परपेंडिकुलर है, ये बी और ये ए, ये डायपोल है। ये डायपोल की इनिशियल कंडीशन है, डायपोल मोमेंट यूं लग रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब इनिशियल एंगल कितनी हो गई, 90 डिग्री। तो इनिशियल एंगल हो गया 90 डिग्री। तो कॉस थीटा आई क्या हो जाएगा आपका, कॉस 90 0। अब इसको घुमाया थीटा एंगल से, डायपोल मान लो अब यहाँ से थीटा एंगल पे घूम गया, मतलब फाइनल एंगल हो गया थीटा। ये केसेस हैं। तो कॉस थीटा एफ क्या आ जाएगा आपका, कॉस थीटा। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू डाल दूँ तो मुझे क्या दिखेगा, पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस पी थीटा आई हो गया 0, मतलब कॉस थीटा आई पूरी 0 आ गई। तो ये बचा आपका सिर्फ कॉस थीटा, है ना। देखो यही प्रूफ करना था मुझे। तो मेन फॉर्मूला तो यही है आपका, और इसको प्रूफ करने के लिए हम एक कंडीशन लेते हैं कि पहले डायपोल परपेंडिकुलर है और अब ये अगेंस्ट घुमा थीटा एंगल पे। तो अब जैसे भी घुमाना चाहो घुमा के पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकालते रहो। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये देखने की है कि ए बी कॉस थीटा, देखो डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो दो वेक्टर का प्रोडक्ट है, तो मुझे यहाँ बताना पड़ेगा कि स्केलर प्रोडक्ट है या वेक्टर प्रोडक्ट है। तो ए बी कॉस थीटा को हम ए डॉट बी लिख सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल हो जाएगा निगेटिव ऑफ डायपोल मोमेंट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। समझ में आया? टॉर्क मैंने क्या बताया था, तो डायपोल के केस में टॉर्क आपका होता है P क्रॉस C। ये मैंने पढ़ा रखा है, नहीं पढ़े होगे तो मतलब एब्सेंट किया होगा आपने। और पोटेंशियल एनर्जी क्या निकलेगा, माइनस P डॉट E। ठीक है, यही दो थ्योरीज थी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस कर लेना। तो ये दो थ्योरी आपकी कंप्लीट हो गई।